टू टाइम में खुशामदीद। मैं हूं शाह जवान और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मलक इम्तियाज हुसैन अमान। पीएमएलएन से इनका तलक है और ये न सिर्फ तलकान बल्कि मुल्की सियासत पर इनकी गहरी नजर है। आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे तलकान के हल्का PP22। शाह साहब कैसे हैं आप? तलाकान में इस वक्त जो बज़ाहिर सूरत हाल है, PP22 में पीएमएलएन के लिए तीन लोगों का नाम लिया जा रहा है और जुल्फ़िकार अब्दुल्ला के हवाले से भी अभी ताजा तरीन खबरें गर्दिश में है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कैंडिडेट्स हैं कौन कौन, उनके हवाले से मैं आगाह। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब, जो अभी रिसेंटली पीएमएलएन का एक इंटरव्यू हुआ, सेशन हुआ है, उसमें जो हमारे पीएमएलएन के पैनल पे जो लोग आने के कैंडिडेट्स हैं वो तीन बंदे सामने आए हैं इंटरव्यू में। नंबर 1 है मलिक एजाज सयाल, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन चकवाल के। उनके बाद दूसरे हैं नंबर पे हैं कर्नल मुश्ताक साहब, जो कि साबका उम्मीदवार थे 2018 के इलेक्शन में, और उनको जो पार्टी की तरफ से फर्स्ट टाइम जब टिकट मिला तो उन्होंने 45,000 वोट भी हासिल किए पार्टी की बेस पे। तो तीसरे उनके साथ एक नाम है, वो नया नाम है, मेरे लिए भी नया नाम तो है और बाकी तकरीबन जो पूरा एक कंस्टिट्यूंसी है उसमें भी नया नाम है, आमिर नजीब भुट्टा। इनकी जो वालदा हैं वो पहले जिला कौंसिल की मेंबर रही हैं, तो उस बुनियाद पे ये भी एक कैंडिडेट है। मगर जहाँ तक जो एक आम पब्लिक तासुर है उनके बारे में वो ये है कि वो अपने आप को जस्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वो कोई पोटेंशियल रखने वाले कैंडिडेट नहीं है। तो बेसिक तो अब अगर देखा जाए तो दो कैंडिडेट है पीएमएलएन के, तो उसके हटके उससे अगर देखा जाए पीएमएलएन से, तो बाकी जो उनके साथ है वो सरदार आफ्ताब अकबर है, और वो भी मुतवक्का उम्मीदवार हैं जो सबका पीटीआई के इलेक्टेड कैंडिडेट थे, इलेक्टेड मेंबर रहे हैं। उनके साथ एक सरदार शानी का नाम लिया जाता है, वो सरदार अब्बास के सपोर्टेड है। तो रेस्ट अभी सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला की भी जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि वो भी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर सीट एडजस्टमेंट की बात होती है तो फिर वो भी तकरीबन अपने आप को इस लेवल पे आगे लाना चाहते हैं कि जी मेरी सीट एडजस्टमेंट करवाई जाए, मुझे पीएमएलएन मेरे सामने कैंडिडेट ना खड़ा करे बल्कि मुझे ही वो सपोर्ट करें। तो अब ये टोटल जो कैंडिडेट्स हैं एक्सपेक्टेड फिलहाल तो यही नाम है जो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो रेस्ट अभी फ्यूचर में जल्दी नजर आ जाएगा कौन कौन है। जी, पीएमएलएन दो हवालों से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। राना तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि हमारी सूबाई पे किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। दूसरी तरफ जो तरीन साहब है और मियां साहब नवाज शरीफ साहब ये आपस में मिल चुके हैं। उसके अलावा बड़ी तेजी से इसमें बातचीत हो रही है। जुल्फ़िकार अब्दुल्ला कौमी असम्बली के हल्के में मुंतखब हुए थे और इसमें जो एसओपी होगी, जो तरीक़ेकार होगा, वो तो सूबाई पे थे ही नहीं जुल्फ़िकार अब्दुल्ला। तो अगर वो आईटीपी में जाते भी हैं तो ये तो इम्कान बहुत कम है कि ये सीट एडजस्टमेंट में उनको मिल पाएगी, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। तो अगर वो आ जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? अगर वो नहीं आते तो जो तीन कैंडिडेट पीएमएलएन के, उनमें आप किसको बेहतर समझते हैं कि पीएमएलएन के इंटरव्यू में किसको ज्यादा प्रेफर किया गया, किसके तरफ इस वक्त हालात जा रहे हैं? शाह साहब, जहाँ तक सिर्फ पीएमएलएन की बात करें तो मलिक एजाज सयाल इस वजह से सरफरिस्त हैं कि एक तो उनकी पार्टी के साथ एफिलिएशन है पिछले 35 ईयर से, और वो कंटिन्यूसली एक ही पार्टी के मेंबर रहे हैं और काफी उनकी कंट्रीब्यूशन है पार्टी के साथ। जहां तक कि 2018 से अनवर्ड जो एक पीएमएलएन के लिए क्राइसिस का दौर था, इसमें वो बड़े अपने स्टैंड स्टिल रहे और पार्टी को डिफेंड किया, पार्टी के पास को बड़ा डिफेंड किया, सोशल मीडिया पे वो बड़े सरगर्म रहे। तो अगर तो मेरिट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में तो मलिक एजाज सयाल जो मेरिट पे टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब जो दूसरी बात है कर्नल मुश्ताक की, कर्नल मुश्ताक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए और वो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जब हमारे पास गए थे तो उन्होंने पहले अपना तारुफ करवाया था कि जी मैं फलां का पोता हूँ और फलां का बेटा हूँ और फलां इलाके से मेरा ताल्लुक है और फलां गांव में हमारा घर है। तो यहाँ तक उनकी कंडीशन थी कि लोग उनको जानते नहीं थे कि ये किस गाँव का है, कौन है, इसके वेयर अबाउट कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। वो पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाते थे, उसके बाद वो बात करते थे पॉलिटिक्स की। लेकिन जब वो जो उनके एंड पे बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ये है कि जब उनको 45,000 लोगों ने वोट पोल किया
उसके बाद वो ऐसे गायब हो गए जैसे उनका कोई इस इलाके से ताल्लुक ही ना हो। बिल्कुल वो ऐसे अलग सडनली एक बंदा सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। और अभी 5 साल बाद वो अपने आप को मुतवक्का उम्मीदवार के तौर पे पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो वो बहुत वीक पोज़ीशन पे हैं कि कैंडिडेट तो क्या वो जब उनका इलाके में कोई किसी के साथ सलाम दुआ नहीं है, पहचान नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, लोगों के साथ आना-जाना नहीं है, तो पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती। उनको बारहा ये लोगों ने बात बताई है कि भाई आप जो अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो आप लोगों के साथ घुले-मिले, थोड़ा-सा उनके साथ इंटरेक्शन करें। तो उनका रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो सीधा-साधा आदमी हूँ और मैं तो बस यही है कि लोगों की मेहरबानी है, उन्होंने पिछली दफ़ा वोट दिया था, तो फिर दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो फिर मुझे वोट दे दें। तो मेरे ख्याल में तो वो एक नॉन पॉलिटिकल फिगर है। वो सिर्फ बस किसी और वजह से लालच की वजह से भी है। तो हाँ, बाकी ये तीसरा सॉरी फॉर दैट मैं मुकम्मल करता हूँ। जो आमिर नजीब भुट्टा जो है उस पे हम गुफ्तगू करते हैं। एक सवाल यहाँ पे नून लीग के हवाले से कि नून लीग इलेक्टेबल को ज्यादा प्रेफर कर रही है। जुल्फकार नो डाउट एक बड़ा नाम है, लेकिन कलाबाजियां भी बड़ी बड़ी लेते हैं। यानी कि पिछली दफा जब वो पीटीआई में गए थे तो आखिरी वक्त पे उन्होंने शायद अपनी पार्टी छोड़ के पीटीआई में चले गए थे। तो क्या नून लीग उनकी उस लग्जिश को इग्नोर करके सूबाई में लेना पसंद करेगी, या इजाज जसयाल को प्रेफर करेगी, जिसकी हल्के की बात आप बताएंगे हमें इस हवाले से आगाही। देखिए, एक बात तो बिल्कुल पूरे मुल्क में एक ये सर्कुलेट हो रही है कि पीएमएलएन इस दफ़ा इस वर्जन के साथ आ रही है कि हमने प्रायोरिटी देनी है इलेक्टेबल्स को और हमने मैक्सिमम सीट्स निकालनी है। एक ये मियाँ साहब की प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल है और वो नेशनल लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे भी वो हर उस बंदे के पास जा रहे हैं जो इलेक्टेबल्स की लिस्ट में आता है या जिसके पास इलेक्टेबल्स हो सकते हैं। आइदर वो कोई पार्टी सरपरस्त है या जो भी है। तो चूंकि एक बहुत सख्त किस्म की कैंपेन करने की जरूरत है मियाँ साहब को, अदरवाइज तो बहुत हालात मुश्किल भी हैं कि मियाँ साहब के अगेंस्ट बहुत बड़ी फिजा है पीटीआई की तरफ से। तो उसको डिफ्यूज करने के लिए मियाँ साहब इलेक्टेबल ऑप्शन को जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे हल्के में पीपी 22 में इलेक्टेबल का कोई आप किसी को क्रेडिट दे ही नहीं सकते। नो वन इज इलेक्टेबल। आप किसी को नहीं कह सकते कि ये इलेक्टेबल है और ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि सरदार गुलाम अब्बास उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलतियां की, पार्टी चेंज कर गए। सरदार जुल्फिकार अब्दुल्ला उसकी सियासी गलतियां हैं, वो पार्टी चेंज कर गए। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो जंप्स लेते रहे और जो मफाद की सियासत के लिए अपने आप को कभी उधर जाते रहे, तो वो अपनी जो पोजीशन है वो उन्होंने कमजोर कर दी है। इलेक्टेबल सिर्फ ना जुल्फिकार अब्दुल्ला है ना कोई और है। जुल्फिकार अब्दुल्ला एक हादसाती तौर पे वो पॉलिटिक्स में आए थे और उन्होंने अपने पैसे के जोर पे अपने आप को सही इंट्रोड्यूस करवाया था, मगर स्टेबिलिटी उनके अंदर भी नहीं है, तो लिहाजा वो भी एक इलेक्टेबल की लिस्ट में नहीं आते। तो अब पॉलिटिकल जो डिसीजन है वो बड़ा क्रिटिकल है इस हल्के के हवाले से। इवन देन कि आप 59 का भी देखें ना, नेशनल लेवल का भी वो भी बड़ा क्रिटिकल है, वो बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है कि वो मियाँ साहब किसको सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं पोटेंशियल वाला कि जो पार्टी के साथ वाबस्ता रहा हो और आज पार्टी उसको कहे कि ये हमारा इलेक्टेबल हो सकता है। इलेक्टेबल का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल ये तो डिफरेंट बात है भाई। ठीक, इजाज जसयाल की हल्के में क्या मतलब कितने चेयरमैन वो इलाके के साथ लेकर इस वक्त वो बता रहा है कि मैं मतलब पोजीशन में हूँ नून लीग के टिकट पे जीतने की, हल्के में उनकी क्रेडिबिलिटी है। इजाज जसयाल के पास जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो मुस्बत उसके पास बातें हैं, वो ये है कि एक तो वो एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ते हैं, उनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। वो सेक्रेटरी जनरल हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है पंजाब लेवल की, उसके डिवीजन के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा उनकी अपनी जो रिलेशंस हैं लोगों के साथ वो बड़े अच्छे हैं। तो चूंकि इस हल्के का एक बड़ा एक मिक्सचर है कि तलगंग शहर भी इसमें शामिल है और चकवाल के आधे कुछ इलाके भी शामिल हैं, तो दो डिफरेंट माइंड के लोग हैं इस हल्के के अंदर। अब इजाज जसयाल को इसमें प्रेफरेंस ये मिलती है कि तलगंग का हल्का ज़्यादा है, तलगंग की आबादी ज़्यादा है। तो अगर ये समटाइम में हमारे इलाके में ये चीज़ बहुत चलती है कि वो तलगंग चकवाल की टसल को यूज़ कर लेते हैं कि ये हमारे आपस में एक कन्फ्लिक्ट पैदा करके या एक काज खड़ी कर दी जाती है। तो इजाज जसयाल के पास प्लस पॉइंट ज़्यादा है इस हवाले से, उनको सपोर्ट उनकी चेयरमैन के साथ, क्योंकि पार्टी के अंदर वो रिलेशन उन्होंने नहीं तोड़ा अपना, तो इसलिए वो प्लस पॉइंट आ जाते हैं। आखिरी आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा, लेकिन इम्तियाज साहब ये बताइएगा कि कौमी जो 59 हल्का है उसमें एक तरफ तो परवेज इलाही साहब आ रहे हैं और पीटीआई ने ये भी कह दिया है कि अगर बल्ले का निशान ना मिला या पीटीआई बैन हो गई तो हम आजाद उम्मीदवारों को टिकट देंगे। एक तरफ तो लगता है कि परवेज इलाही कंफर्म है,
दूसरी तरफ क्योंकि जो सीट एडजस्टमेंट हुई है, ये सुनने में आ रहा है कि चौधरी सालेह को भी ग्रीन सिग्नल है, लेकिन परवेज इलाही और चौधरी सालेह का आमने-सामने आते हैं, ये एक अलग सवाल है। अगर शहरोज आते हैं तो उनका कौमी बंदों का कितना इन्फ्लुएंस होगा इस हल्के पीपी 22 के ऊपर? ये कौमी का इन्फ्लुएंस हल्के पीपी के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सरदार की जो साले की बात की जाए तो उसका जो वोट बैंक है हल्के के अंदर वो बहुत कम है। वो अपना इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल कर पाएँगे। उसकी वजह ही ये है बेसिक कि जब वो इलेक्ट हुए यहाँ से उसके बाद उन्होंने चंद लोगों के अलावा अपना जो सियासी यहाँ पे एक वाबस्तगी है उनको महदूद कर दिया था उनको और वहाँ पे उनका आना-जाना बहुत कम रहा है। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही और हाफ़िज़ अम्मार यासिर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे और एक ही वो ग्रुप के लोग थे। तो सारे जो क्रेडिट्स हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही और हाफ़िज़ अम्मार यासिर ने अपने पल्ले में डाल लिए। अब जब चौधरी सालेह के उनसे अलग हुए तो उनके पास दिखाने